नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है और इसी के अंतर्गत हम लोग मंदिर निर्माण की शैलियाँ लेकर आए हैं और मंदिर निर्माण की शैलियों में हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले जो है वह डाल रखा है और उसके बाद आज हम लोग जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं वह है नागर शैली। यानी मंदिर निर्माण ही दरअसल नागर शैली से प्रारंभ हुआ, तो नागर शैली से ही हम लोग चर्चा जो है भी प्रारंभ करें। तो नागर शैली में अगर हम नागर शैली का, तो नागर शब्द की उत्पत्ति जो है वह कहाँ से हुई है? नगर से। यानी जो नगर की संरचना बनती थी उसी से दरअसल जो है वह नागर शैली जो है शब्द की उत्पत्ति होती है। नागर शैली का विस्तार जो है वह कहाँ है? तो नागर शैली का विस्तार हम लोग देखते हैं कि ये वास्तव में उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की एक शैली है। अब उत्तर भारत का मतलब कहाँ से है? तो उत्तर भारत का संदर्भ जो है वह यहाँ पर जो लिया जा रहा है वह है हिमालय और विंध्य की श्रृंखलाओं के मध्य। यानी हिमालय और विंध्य की श्रृंखलाओं के मध्य ही जो है वह हम लोग उत्तर भारत को ले रहे हैं और उन्हीं के बीच जो है वह हम लोग इसकी स्थिति को देखते हैं। अब ये एक रिप्रेजेंटेटिव मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, जो हम कह सकते हैं कि नागर शैली का एक उदाहरण है। तो नागर शैली के मंदिर में उदाहरण जो है वह के रूप में हम लोग ये देख रहे हैं। इसी के साथ हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शंस भी चर्चा करेंगे। तो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं तो उसमें शिल्प शास्त्र एक जो है वह जो अध्ययन की विधि है, तो उस शिल्प शास्त्र का जो ज्ञान है उसके अनुसार से नागर के जो मंदिर होते हैं उसमें दरअसल 8 जो है वह उसके अंग होते हैं। नागर मंदिर के 8 अंग होते हैं। तभी हम लोग, तो नागर मंदिर के कौन कौन से 8 अंग हैं? जैसे मूल आधार, प्लेटफॉर्म। तो आपने देखा होगा पहले जो है वह वीडियो में भी कि दशावतार मंदिर भी हमने जो है वह बात की, तो एक प्लेटफॉर्म पे, भले ही छोटा मंदिर बना हो लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, यानी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मसरूक, जिसे हम बिटवीन वॉल एंड प्लिंथ की जो है वह बात करते हैं, उसे मसूरक जो है वह नाम दिया गया है, मसूरक। उसका जंघा, जिसको वॉल्स को जो है वह हम लोग जंघा कहते हैं। कपोत, कार्निस, अभी मैं बताऊंगा। शिखर, टॉप ऑफ द टेम्पल। ग्रीवा, टॉप ऑफ द शिखर, ए काइंड ऑफ नेक, गर्दन की तरह। और आमलक जो है बेस पार्ट ऑफ कलश, और कलश जो है वह क्या है? एट द टॉप। आइए हम लोग वापस जो है वह चलते हैं। आइए देखिए, ये कलश, तो ये कलश है, इसी को हम लोग जो है वह कलश कह रहे हैं, एट द टॉप इस पूरे। तो ये जो है वह मंदिर का जो है वह शिखर है भाग, और इसी शिखर भाग के टॉप पर है। यहाँ पर ये जो संरचना जो है वह दिख रही है, यही संरचना जो है वह क्या है? आमलक। आमलक, इसका देखिए ये मंदिर जो है वह पूरा एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। ये मंदिर पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। कार्निस का मतलब होता है कि मंदिर में जो कार्विंग की गई है, तो देखिए ये कार्निस, जैसे कपोत कहते हैं, तो वो कपोत जो है वह की संरचना जो है वह है। ठीक, इसके बाद जो है वह देखिए मंदिर के अंदर हमने जो है वह देखा कि वॉल्स, जंघा, और मसूरक, बिटवीन वॉल एंड प्लिंथ। तो देखिए ये वॉल है और इसका जो प्लिंथ, तो इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है, ये दीवार और इसके बीच का, यानी जिसमें प्लेटफॉर्म का भाग मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो है वह जो दीवार का एक जो चौड़ा हिस्सा होता था उसी को हम लोग जो है वह मसूरक जो है वह कहते हैं। ठीक, और जो वॉल है उस वॉल को हम लोग जो है वह इसको जंघा जो है वह के रूप में जो है वह जान रहे हैं। वॉल को हम लोग जंघा के रूप में जान रहे हैं। इसके बाद जो है वह देखिए ग्रीवा, एक जो है वह बच रहा है ग्रीवा, और ग्रीवा जो है वह क्या है? तो जो मंदिर का जो ऊपर का जिसमें कलश, आमलक और उसके बीच की जो संरचनाएं हैं सब कुछ जो है वह शामिल कर दे तो वह ग्रीवा जो है हो जाती है। ठीक, जैसे नेक जिसको कहते हैं वो नेक कहते हैं, तो वह मंदिर का जो शिखर का जो हिस्सा है जिसमें आमलक भी जो है वह मिश्रित है, तो आमलक और इस शिखर के बीच जो है वह का हिस्सा जो है वह जो गहरा हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर वो, और उसके बाद इस आमलक और कलश के बीच जो गहरा हिस्सा दिख रहा है वो, ये इसी को जो है वह हम लोग जो है वह क्या कह रहे हैं? नेक या ग्रीवा कह रहे हैं। ठीक, तो ये जो है वह हमारा एक नागर शैली का जो है वह एक मंदिर है।
अब नागर शैली के मंदिर की विशेषताओं को जो है अगर हम देखें तो उसकी जो पहली विशेषता होती है कि यह पंचायतन शैली में बनी हुई होती है। पंचायतन, पंचायतन का मतलब होता क्या होता है? 5 आयतन। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वह देखें 5 आयतन। अब देखिए, एक ये मंदिर का एक प्लेटफॉर्म है, ये पूरा का पूरा मंदिर का प्लेटफॉर्म है और इस पूरे मंदिर के प्लेटफॉर्म में यह मुख्य मंदिर है। तो मुख्य मंदिर एक वॉल्यूम है, मुख्य मंदिर एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम के रूप में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इस पूरे प्लेटफॉर्म, इस पूरे जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इस पूरे प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर हमें 4 संरचनाएं देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग ले लेते हैं, दूसरे कलर से ले लें। ये ए, बी, सी और डी, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो है वह होती थी। मंदिर निर्माण के अंतर्गत छोटी छोटी संरचनाएं होती थी। ये मिलकर जो है वह कितने वॉल्यूम हो गए? 5। इसी 5 को हम लोग क्या कहते हैं? पंचायतन शैली। तो ये पंचायतन शैली जो है वह यानी 5 आयतन जो है वह हो गया। इसके बाद इसी में जब हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ महामंडप, मंडप और अर्ध मंडप होता है, तो आइए हम लोग यहीं से जो है देखें। ये तो जो है वह गर्भगृह का हिस्सा है, यह गर्भगृह का हिस्सा है, यह शिखर का हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है इसको हम लोग महामंडप कहते हैं, इसको मंडप कहते हैं और इसको अर्ध मंडप कहते हैं। यानी 3 मंडप जो है वह बने हुए हैं, 3 मंडप जो है वह अलग अलग। तो इसके बारे में भी 3 मंडप क्यों होते थे? तो दरअसल कुछ जो है वह विद्वानों के अनुसार मान्यता है कि यह हमारी सामाजिक विशेषताओं के आधार पर था। दरअसल समाज के 3 वर्णों को मंदिर में जाने की इजाजत थी, उसी के आधार पर ये 3 जो है वह मंडप बनाए गए थे। हालांकि ये 3 मंडप का एक तर्क ये भी है कि जो है वह जब मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए जो है वह उसमें 3 जो है वह मंडप जो है वह बनाए जाते थे। यानी जो भी है उद्देश्य, किस उद्देश्य से बनाया गया इसके, या फिर मंदिर को भव्य बनाने के लिए किया गया, ये सब जो है वह डिस्कशन का विषय हो सकता है। लेकिन यही 3 मंडप जो है वह कहलाते हैं, महामंडप, मंडप और अर्ध मंडप, और ये शिखर का हिस्सा। तो ये जो है वह हमारा नागर शैली जो है। अब नागर शैली के मंदिर में जो है वह आप गौर करके देखिएगा तो मंदिर में स्तंभों का प्रयोग जो है वह एक अनिवार्य जो है वह चरित्र है। और इसके साथ साथ मंदिर परिसर में कोई तालाब या जलाशय नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं उत्तर भारत में विशाल मैदान है। विशाल मैदान में जो है वह तालाब जो है वह वो प्राकृतिक नहीं होते हैं। दक्षिणी भारत में जो है वह प्राकृतिक होते हैं। इसीलिए आप जब द्रविडियन शैली की विशेषता देखिएगा तो उस द्रविडियन शैली के मंदिरों में हमें मंदिर परिसर के अंदर तालाब या जलाशय जो है वह मिलते ही मिलते हैं। जितने भी बड़े मंदिर हैं उसके अंदर मंदिर में हमें तालाब या जलाशय मिलेंगे, चाहे मीनाक्षी मंदिर हो या जो है वह तिरुपति जो है वह मंदिर हो, हर जगह जो है वह हमें तालाब या जलाशय मिलेगा। इसके बाद नागर शैली की है कि गर्भगृह के वाह्य भाग में जो है वह कई देवी देवता, यानी एक तो गर्भगृह बनाया जाता है तो गर्भगृह में मुख्य देवी देवता जो है वह रहते हैं, और बाहरी भाग में तो प्रारंभ में जब नागर शैली के जो है वह मंदिर जो बनते हैं तो नागर शैली के मंदिर में मुख्य देवी देवता के रूप में पार्वती, शिव और लक्ष्मी विष्णु ही जो है वह हमें देखने को जो है वह मिलते हैं, मुख्य देवी देवता के रूप में, जिसे गर्भगृह के अंदर स्थान प्राप्त है। तो गर्भगृह के बाहर कौन है? तो गर्भगृह के बाहर जो है वह हम कहीं दुर्गा देखते हैं, कहीं गंगा देखते हैं, कहीं यमुना देखते हैं, कहीं गणेश जो है वह देखते हैं, कहीं जो है वह सर्प देवता देखते हैं, कहीं यक्ष यक्षिणी देखते हैं। तो इस प्रकार के देवी देवताओं को जो है वह हम कहाँ देख रहे हैं? मंदिर की बाह्य दीवारों पर। और ये अगर हम नागर शैली के प्रारंभिक समय में हम लोग देखें कि ये बाह्य दीवारों पर जो है वह अगर ऐसे देवी देवता हैं तो इससे एक संकल्पना यह जो है वह सामने आती है कि गर्भगृह के बाहरी दीवारों पर अगर ऐसे देवी देवता हैं तो उनको जो है वो समाज में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था कि गर्भगृह के अंदर वो समाहित हो जाए। यानी गर्भगृह के अंदर जो महत्वपूर्ण देवी देवता हैं वही होंगे, और महत्वपूर्ण देवी देवता कौन हैं? तो शिव हैं, विष्णु हैं, जो अपनी अर्धांगिनी के साथ जो है वह मौजूद है। और अगर जो है वह हम बात करें जो है वह माँ दुर्गा की, तो देखिए ये एक मंदिर की बाह्य दीवार पर बनी हुई माँ दुर्गा की जो है वह प्रतिमा है। और आप लोगों के मन में भी कई बार जो है वह ये ख्याल आता होगा कि
आज जो हम लोग दुर्गा की प्रतिमा जो है वह देखते हैं, विभिन्न विभिन्न जो है वह स्थानों पर प्रतिमाएं बनती हैं दशहरा के समय में, तो उसमें जो माँ दुर्गा का पोज होता है, यानी कि एक हाथ में जो है वह त्रिशूल या भाला लिए हुए जो है वो एक राक्षस का वध कर रही हैं, और जो है वह उनका एक पाँव जो है वह एक शेर पर है। तो ये जो है वह आखिर कहाँ से आया? तो ये जो है हम लोगों को मंदिर के अंदर 7वीं सदी से जो है वह देखने को मिल रहा है, यानी 7th सेंचुरी से हम लोगों को जो है वह लगातार ऐसी प्रतिमा देखने को मिल। देखिए तो ये माँ दुर्गा के हाथ में जो है वह एक भाला त्रिशूल, और वह जो है एक भैंसे का वध कर रही हैं, और ये भैंसा जो है वह ही दरअसल जो है वो राक्षस के वेश में जो है, जिसे हम लोग जो है महिषासुर जो है वह के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वह वध जो है वह हो रहा है। तो यानी कि ये जो है वह हम लोग 7th सेंचुरी एडी से देख रहे हैं, यानी जो आज जो है वह हम लोग अपने यहाँ ये सांस्कृतिक अवसरों पर देख रहे हैं, दशहरा वगैरह में पूजा, ये ऐसी प्रतिमाएं जो है वह भारत में कब से बन रही हैं? तो भारत में लगभग जो है वह 1400 साल पुरानी जो है वह तो है ही, इसका पुरातात्विक साक्ष्य है 1400 साल पुराना। इसके बाद जो है वह अगर हम नागर शैली के अंदर जो है वह देखें तो कालांतर में नागर शैली में 8वीं से 13वीं सदी के मध्य इसमें उपशैलियों का विकास होता है। अच्छा, 13वीं सदी के बाद क्यों नहीं होता है? क्योंकि 13वीं सदी के बाद जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी विंध्य और जो है वह हिमालय, उसके बीच जो है वह इस्लामिक शासन की स्थापना हो जाती है। और जब इस्लामिक शासन की स्थापना हो जाती है तो 13वीं सदी के बाद जो है वह यहाँ मंदिर निर्माण समाप्त हो जाते हैं, यानी नागर शैली की परंपरा जो है वह समाप्त हो जाती है। नागर शैली की परंपराएं समाप्त हो जाती है, और नागर शैली की परंपरा जो है वह में हम लोग 6th सेंचुरी जो है वह BC से 6th सेंचुरी AD से हम लोग देखते हैं पहले दशावतार मंदिर के रूप में, और 8वीं से 13वीं सदी के बीच जो है इसमें उपशैलियों का विकास हो जाता है। इन उपशैलियों में उड़ीसा उपशैली जो गंग जो है वह शासकों के द्वारा, मध्य उपशैली जो खजुराहो में मिलता है, जो चंदेल शैली भी कहलाती है चंदेल शासकों के द्वारा, और गुजरात उपशैली जो सोलंकी शैली भी कहलाती है सोलंकी शासकों के द्वारा। इसके अलावा हम लोग एक राजस्थान उपशैली और कश्मीर उपशैली की भी चर्चा करेंगे, जिसमें जो है वह अलग अलग शासक या अलग अलग वंशावली या अलग अलग वंशों का योगदान हमें दिखाई देता है। अब हम लोग जो है वह आते हैं कि नागर शैली के जो कुछ प्रमुख मंदिर हैं, तो जो उपशैलियाँ ली है हमने, उन्हीं उपशैलियों को रिप्रेजेंट करता हुआ कुछ जो है वह मंदिर है। आप देखिएगा कि हर एक उपशैली, यानी ये जो है ये सब पे मैं सेपरेट वीडियो जो है वह बनाऊंगा, लेकिन ये हर एक उपशैली जो है वह अलग अलग प्रकार के मंदिर निर्माण को जो है वह की ओर इशारा करती है। हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे ये सारी जो है वह उपशैलियाँ अलग अलग मंदिर। तो आप गौर करके देखिए, ये जो है वह हमारा लिंगराज मंदिर है, जो हमारा जो है वह लिंगराज मंदिर जो है वह कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर में, यानी यहाँ पर ये गंग शैली में बना हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है वह देखिए जगन्नाथ जो है वह मंदिर, ये भी पुरी में, ये भी गंग शैली में बना हुआ है। और उसके बाद ये कोणार्क मंदिर है, ये भी गंग शैली में, लेकिन गंग शैली में भी जो वह भिन्नता है, उसके अंदर भी आंतरिक भिन्नता देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए ये सोमनाथ जो है वह मंदिर जो गुजरात में बना हुआ है, तो ये सोमनाथ मंदिर भले ही ये जो है वह नवीन मंदिर हो, लेकिन इसको जो हम लोगों को साहित्य में जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस जो है वह मिलता था, उसी डिस्क्रिप्शंस के आधार पर इसको फिर से जो है वह बनाया गया है, उसी डिस्क्रिप्शंस के आधार पर, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि ये सोमनाथ मंदिर वैसा हुआ करता था। तो ये जो है वह सोलंकी शैली में जो है वह बना हुआ ये मंदिर है। इसके बाद हम लोग ये बात करें तो दिलवाड़ा का जो है वह मंदिर है, जो माउंट आबू में है, जो राजस्थान में है, और ये जो है वह राजस्थान शैली का उदाहरण है। इसके बाद जो है वह राजस्थान शैली में ही जो है वह आप देखिए तो ये रनकपुर का मंदिर है, और ये रनकपुर का जैन मंदिर जो राजस्थान में है, तो यह भी मंदिर निर्माण की बिल्कुल पृथक शैली जो है वह देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग अगर ये देखें तो ये अवंतीपुरा, यानी जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा में जो है वह ये मंदिर है, जो कश्मीर उपशैली में जो है वह निर्मित है। यह भी जो है वह एक अलग जो है वह शैली के, लेकिन नागर शैली के अंदर ही है उपशैलियाँ। और जो प्रस्तावित राम मंदिर है, यह भी राम मंदिर जो है वह एक नागर शैली का ही मंदिर जो है, उसी का रिप्रेजेंटेशन जो है वह देखने को मिलेगा। तो नागर शैली के संदर्भ में हम लोग संक्षिप्तता से यहीं तक चर्चा करेंगे, और आगे अब इसके बाद हम लोग विभिन्न शैलियों की चर्चा करके वीडियो बनाकर तब जो है वह हम लोग उपशैलियों की वीडियो जो है को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।